आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जैव विकास की मौलिक परिकल्पनाएं। वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी और इसका एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल और इस पर रहने वाले सभी जीव जो है करोड़ों वर्ष पहले, आज से करोड़ों वर्ष पहले बने। तो सबसे पहले पानी के अंदर जीवाणु के समान जीव बने, फिर जीवाणुओं से जो है सुकेंद्रकीय जीव बने, एक कोशिकीय प्रोटोजोअन्स के समान बने, फिर प्रोटोजोअन्स से बहुकोशिकीय जीव बने अर्थात पोरीफेरा, और ऐसे ही सरल एवं सूक्ष्म जीवों से जटिल एवं विकसित जीवों का क्रमिक विकास हुआ, और इसी क्रमिक विकास को जैव विकास कहा जाता है। अर्थात सरल एवं सूक्ष्म जीवों से जटिल एवं विकसित जीवों की ओर क्रमिक विकास ही जैव विकास है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। और यह विकास जो है बहुत धीमी गति से होता है, धीरे धीरे होता है। इसलिए इस विकास में सरल और सूक्ष्म एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से सबसे जटिलतम प्राणी मनुष्य तक की उत्पत्ति में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लगे। तो जैव विकास से संबंधित कुछ थियरीज, कुछ सिद्धांत हैं कि आजकल पाए जाने वाले जीव जो है जिस रूप में वर्तमान में पाए जा रहे हैं, ये इसी रूप में नहीं थे, बल्कि करोड़ों साल पहले इनके पूर्वज जो है सरल संरचना वाले थे। और धीरे धीरे जब इनमें क्रमिक विकास हुआ तो सरल से जो है वर्तमान के जो जीव हैं क्या हैं, जटिल हैं। अर्थात जो पहले बने, पहले जिनकी उत्पत्ति हुई उनसे क्या है, जटिल है। ठीक उसी प्रकार उदाहरण के लिए कि आज से जो है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष पहले जो साइकिल थी उसकी संरचना देख लीजिए। जो बाइसिकल थी जिसको हम लोग चलाते हैं, उसकी संरचना क्या है, सरल है, सूक्ष्म है। लेकिन आज की जो साइकिल है वर्तमान में वो जटिल है। पहले के जो जिसका जेम्स वाट ने जो रेल इंजन का खोज किया था, वो रेल इंजन क्या है, सरल है। उसकी बनावट सरल है कि कोयला के भाप से जो है, कोयला उसमें जो है जलाया जाता था, और उसके जो है आग से जो भाप, जो जल गर्म होकर भाप के रूप में परिवर्तित होता था, उस भाप के द्वारा वो इंजन चलती थी, स्टीम इंजन। और आज जो ट्रेन की इंजन है उसके तुलना में क्या है, जटिल है, जो कि डीजल से चलती है। इलेक्ट्रिक भी है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलती हैं, उनकी संरचना क्या है, वैसे जटिल है। इसी प्रकार जो है, जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो पूर्वज जीव की उत्पत्ति हुई, उनमें धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हुआ और सरलता से जटिलता की ओर विकास हुआ, जिसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं।
जैव विकास कहते हैं। ऐसे है कि जीवों में आदिकाल से ही जो है परिवर्तन होते आ रहे हैं। जीवों में आदिकाल से अर्थात प्रारंभ से ही परिवर्तन होते आ रहे हैं। आज भी परिवर्तन हो रहा है और आगे भी परिवर्तन होगा। आज भी परिवर्तन हो रहा है, आगे भी परिवर्तन होता रहेगा। अतः जैव विकास जो है एक अनवरत कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी जैव विकास की प्रक्रिया जो है बंद नहीं होती है, रुकती नहीं है। और फिर इसी के अंतर्गत आता है कि नए जीवों में नई जातियों की उत्पत्ति अत्यंत जो है जटिल और धीमी क्रिया है। और यदि वर्तमान के वातावरण के अनुसार जो है वो नई जाति अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाती है या कोई भी जाति अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाती है तो विलुप्त हो जाती है और उसके जगह पर जो है नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो नए जीवों में नए जातियों की उत्पत्ति जो है अत्यंत जटिल है, धीमी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। अतः एक प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्रकार के जीवों से दूसरे प्रकार के जीवों को बनते देखना संभव नहीं है कि एक प्रकार के जीव से दूसरे प्रकार का जीव बन जाए। ऐसा हम देख लें कि हाँ ये जीव ऐसा था और ये बदल गया, दूसरे रूप में बदल गया, ऐसा देखना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हुआ। लाखों करोड़ों वर्ष इस परिवर्तन में जो है लग गए हैं और हमारी आयु जो है 100 वर्ष, 80 वर्ष, 70 वर्ष, यही एक निश्चित आयु है और इस परिवर्तन में लगेगा। एक जीव से दूसरे जीव के बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे, इसलिए इनको देखना जो है संभव नहीं है। किंतु अंतरक्रमण जीवों से इनका समर्थन मिलता है। अंतरक्रमण जीव कनेक्टिव टिश्यू से इनका जो है विकास का जो है सिद्धांत मिलता है, समर्थन मिलता है। जैसे पेरिपेटस, पेरिपेटस में जो है एनेलिडा का भी लक्षण है, जिस एनेलिडा संघ में फाइलम एनेलिडा में केचुए का अध्ययन करते हैं, हिरुडीनिया जोक का अध्ययन करते हैं। और इस पेरिपेटस में जो है आर्थ्रोपोडांस का भी लक्षण है। आर्थ्रोपोडा जिसके अंतर्गत जो है कीड़े मकोड़े आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, इनका भी लक्षण है। तो ये पेरिपेटस जो है सिद्ध करता है कि एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा की उत्पत्ति हुई है। इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, संयोजी उत्तक कहते हैं नहीं, और इसे क्या अंतरक्रमण जीव कहते हैं, इंटरग्रेडिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनसे समर्थन मिलता है कि सरल एवं सूक्ष्म जीवों से जटिल एवं विकसित जीवों का क्रमिक विकास हुआ है। फिर इसी के अंतर्गत आता है कि थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जैव विकास, जैव विकास की थ्योरी क्या है, जैव विकासवाद क्या है। तो जैव विकास के प्रमाण से यह स्पष्ट होता है, जैव विकास के एविडेंस से, प्रमाण से यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति में जंतुओं और पौधों की नई नई जातियों का विकास, नई नई जातियों की उत्पत्ति हमेशा जो है पूर्व स्थित जातियों में क्रमिक परिवर्तन के कारण ही होता है। अर्थात पूर्व में स्थित जो जातियां हैं उन्हीं में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन क्या हो गया, अस्थायी हो गया। उसी परिवर्तन का जो है आनुवांशिकी हो गया, अर्थात अगली पीढ़ी में वही परिवर्तन जो है आनुवांशिकता के लक्षण के अनुसार प्रकट हो रहे हैं। तो इससे जो है क्या नई जातियों की उत्पत्ति होती है, जीव का विकास होता है।
तो इस संबंध में जो है, जो थियरी है, सिद्धांत है, वो 3 इसके सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं मुख्य रूप से। एक है लैमार्किज्म, लैमार्कवाद। दूसरा है डार्विनवाद, डार्विनिज्म। और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद, जिसको ह्यूगो डे ब्रीज ने दिया था। तो 3 इसके मुख्य इवोल्यूशन के जो है थियरीज हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे लैमार्किज्म। लैमार्किज्म अर्थात लैमार्कवाद, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, लैमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क नामक फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने जो है सन 1809 ईस्वी में सबसे पहले जो है जैव विकास का अध्ययन किया, इनकी व्याख्या किए और इनके नियम, इनके सिद्धांत, इनकी व्याख्या को ही लैमार्कवाद कहते हैं या इसे ही लैमार्किज्म कहते हैं। तो लैमार्कवाद की क्या विशेषताएं हैं? लैमार्कवाद की जो है, लैमार्कवाद ने 4 पॉइंटों में, 4 बिंदुओं में जो है अपनी विशेषता को बताया, अपने सिद्धांत को बताया। जिसमें सबसे पहला है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। वातावरण का सीधा प्रभाव कि प्रत्येक जीवधारी पर जो है वातावरण में जो होने वाले परिवर्तन है, इस वातावरण में होने वाले परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। और यह प्रभाव जो है उनकी रचना को, उनके कार्यों को, उनके स्वभाव को बदल देता है। तो वातावरण में जो प्रभाव पड़ता है, जो परिवर्तन होता है वातावरण में, उस परिवर्तन के कारण जो है यदि जीवधारी की संरचना बदल जाए, उस परिवर्तन के कारण जो है उसका स्वभाव बदल जाए, कि वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, कि ठंडक बढ़ रही है या जो भी परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन के अनुरूप हमारा कार्य बदल जाए, स्वभाव बदल जाए, और यही आगे चलकर जो है यदि अस्थायी हो जाए, यही आनुवांशिक हो जाए, तो एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाएगी। यदि नहीं होता है अस्थायी, इसकी आनुवांशिकी नहीं होती है, तो नई जाति की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जीवों के सरल एवं सूक्ष्म जीवों से जटिल एवं विकसित जीवों का कैसे विकास हुआ, कैसे जैव विकास हुआ, उसमें लैमार्क ने बताया कि वातावरण में जो भी परिवर्तन है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, यदि उस परिवर्तन के प्रभाव के कारण जीवों की रचना में, स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, तो उस पर क्या हुआ, अर्थात उस जीव पर उस वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ा, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा। दूसरा आता है एडाप्टिबिलिटी। एडाप्टिबिलिटी अर्थात अनुकूलन। एडाप्टिबिलिटी अनुकूलन कि अनुकूलन कि वातावरण में परिवर्तन के अनुसार, वातावरण में परिवर्तन के अनुसार यदि कोई जीवधारी अपनी रचना में, अपने स्वभाव में अर्थात अपने कार्यकी में परिवर्तन कर लेता है, तब तो उसे हम कहते हैं कि वो अनुकूलित हो गया, उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो गया। यदि वातावरण में परिवर्तन के अनुसार जो है
उस जीवधारी के स्वभाव में, रचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वो अनुकूलित नहीं हो रहा है, तो उस वातावरण में वो जीवित रहने में भी सक्षम नहीं होगा। अर्थात वातावरण के अनुसार जो है अपने आप को ढालना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, ये क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। और तीसरा आता है यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग, कि किसी वातावरण में जो है जो विशेष जीव होते हैं, वो विशेष जीव जिस अंग का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं उस अंग का विकास होता है, और जिस अंग का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं वह अंग ऐसे निष्क्रिय पड़ा रहता है, और धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहता है, और धीरे धीरे जो है वो अंग जो है उसका विकास रुक जाता है, अवशेषी अंग के रूप में रह जाता है। अर्थात जिस अंग का प्रयोग किया जाता है उस अंग का विकास होता है, और जिस अंग का प्रयोग नहीं किया जाता है उस अंग का विकास नहीं होता है, वो विलुप्ति की ओर बढ़ता है, अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। ऐसा लैमार्क ने ये तीसरा बिंदु बताया कि अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग। और फिर चौथा बताया उपार्जित लक्षणों की वंशांगति, कि ये जो भी लक्षण जो है उपार्जित हुआ, उपार्जित लक्षण अर्थात आगे चलकर सीखा गया लक्षण, आगे चलकर ग्रहण किया गया लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं। यदि अंगों का प्रयोग अधिक हुआ है और वो अंग जो है क्या बड़ा हो गया, विकास हो गया, तो उसी का क्या वंशांगत हो गया, अर्थात अगली पीढ़ी में अब जो है बड़ा अंग वाला ही जो है ऑर्गेनिज्म, जीव की उत्पत्ति होगी। तो जो भी आगे चलकर ग्रहण किया गया, सीखा गया, उनका जो है अगली पीढ़ी में वंशांगत होना, इसे हम कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशांगत। इन चार बिंदुओं पर जो है लैमार्क ने जो है जैव विकास सिद्धांत को समझाया, और अपने उदाहरण में जो है लंबे गर्दन वाले, लंबे ग्रीवा वाले जिराफ को लिया, और उस पर क्या कहा कि जिराफ का गर्दन क्यों लंबा होता है, जिराफ की अगली टांग क्यों लंबी होती है। इस पर उन्होंने कहा कि क्या कि पहला वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ा है, कि वातावरण के प्रभाव के कारण जो है इनकी गर्दन लंबी हो गई। दूसरा कहा कि अनुकूलन की प्रवृत्ति, कि जिस वातावरण में जिराफ रहते थे उस वातावरण में जो है जब छोटे छोटे प्लांटी पेड़ पौधों की टहनियों पत्तियों को खाते होंगे, जब वो समाप्त हो गया होगा तो ऊंचे टहनी पत्ती को खाने का प्रयास किए होंगे, जिससे कि उनके ग्रीवा कोशिकाओं में खिंचाव आया, जिससे उन्हें पैर उठाने की आवश्यकता पड़ी, अर्थात उस आवश्यकता के अनुसार जो है इनमें बदलाव हुआ, अनुकूलन हुआ। और तीसरा कहा कि अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग, कि गर्दन का अधिक उपयोग किया, टांग का अधिक उपयोग किया, अगले टांग का, इसलिए जो है वो ग्रीवा बढ़ गया, जिसका उपयोग किया वो बढ़ गया। और फिर हुआ कि उपार्जित लक्षणों की वंशांगत, कि जब ग्रीवा बढ़ गई तो यही तो आगे पर चलकर ग्रहण किया गया लक्षण है, इसी की वंशांगत हो गई, अर्थात अगली पीढ़ी में जो है लंबे गर्दन वाले ही जिराफ उत्पन्न हुए। तो ऐसे चार बिंदुओं पर जिराफ के उदाहरण लेकर ही लैमार्क ने जो है जैव विकास सिद्धांत को समझाया। ठीक है, आगे जो दूसरा है
डार्विनिज्म अर्थात डार्विनवाद। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डार्विनवाद।